हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे ज्योग्राफी आईसीसी बोर्ड क्लास 7th, जिसका हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज ये 3rd पार्ट है। इस पार्ट में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड हम इसी पार्ट में एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकें। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो आपको सारा कंटेंट जो मिल रहा है, आपको कुछ भी अदर कंटेंट चाहिए या फिर आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, सब हमें कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। कुछ डाउट है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो अच्छे से उन्हें देखिए, समझिए एंड देन टेल मी हाउ इज़ इट। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉइल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा था। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, वेदरिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, ऐसे वो पूरी प्रोसेस पढ़ी थी हमने, है ना। ह्यूमस वगैरह भी पढ़े थे, फिर सॉइल की लेयर्स पढ़ी थी, ये सब हमने कंप्लीट किया था। सॉइल प्रोफाइल पूरा कंप्लीट किया था। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल, फिर हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे एंड देन ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल्स, सम आर फाइन, अदर्स आर कोर्स। बहुत सारी तरह की सॉइल्स होती हैं। कुछ सॉइल ऐसी होती है एकदम फाइन पाउडर होता है, और कुछ ऐसी होती है जो कोर्स होती हैं, यानी कि जो जिसमें मोटे मोटे दाने होते हैं। द टेक्सचर ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ सैंड एंड क्ले प्रेजेंट इन इट। अब सॉइल का टेक्सचर कैसा रहेगा, मतलब फाइन रहेगा, कोर्स रहेगा यानी कि दानेदार रहेगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें सैंड एंड क्ले का क्या प्रपोर्शन मिक्सड है। क्या प्रपोर्शन, दैट मीन्स कितने रेशियो में उसमें सैंड एंड क्ले मिक्स है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि सॉइल आपकी फाइन होगी या फिर कोर्स होगी। सैंडी सॉइल्स आर कोर्स। जो सैंडी सॉइल्स होती हैं जिसमें सैंड ज़्यादा होता है, वो कोर्स होती हैं, दानेदार होती हैं एंड अलाउ वाटर टू सीप थ्रू इजीली। ठीक है, उसमें दाने से होते हैं मिट्टी में, तो वो सैंडी सॉइल्स दानेदार होते हैं और उसमें से वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है उस सॉइल में। सॉइल्स विच हैव अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ क्ले, और वो सॉइल्स जिनमें ज़्यादा प्रोपोर्शन में क्ले आता है, यानी कि क्लेई सॉइल्स जो होती हैं, ऑन द अदर हैंड आर फाइन, ये फाइन पाउडर होती हैं। डू नॉट अलाउ वाटर टू सीप थ्रू इजीली, और इनमें से इजीली वाटर सीप नहीं हो सकता, यानी कि एब्जॉर्ब वो वाटर नहीं कर सकती। लोम इज़ अ फर्टाइल सॉइल, एक फर्टाइल सॉइल होती है लोम, ठीक है, विच हैव बोथ सैंड एंड क्ले, जिसमें दोनों सैंड एंड क्ले दोनों होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और लोम जो वो फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें बहुत सारा ह्यूमस भी पाया जाता है। ह्यूमस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो डिकेइंग प्लांट और एनिमल मैटर से सॉइल में आता है, उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, लेटराइट सॉइल होती है विच इज़ रेडिश एज इट हैज़ आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। अब एक लेटराइट सॉइल होती है, वो रेड कलर की सी होती है क्योंकि उसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं। द ब्लैक सॉइल ऑन विच कॉटन ग्रोज, एक ब्लैक सॉइल होती है जिसपे कॉटन ग्रो करती है। विथ वेल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट ऑफ वॉल्केनिक रॉक। बेसाल्ट एक वॉल्केनिक रॉक होती है, उसकी वेदरिंग से ब्लैक सॉइल बनती है और उस ब्लैक सॉइल पर कॉटन को ग्रो किया जाता है। एलुवियल सॉइल्स फॉर्म्ड बाय द डिपॉजिट्स लेफ्ट बाय रिवर्स आर वेरी फर्टाइल। अब एक एलुवियल सॉइल होती है जो कैसे बनती है, रिवर्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स छोड़ दिए जाते हैं ना, रिवर्स के द्वारा, यानी कि पानी से बहकर जो डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उनके इकट्ठा होने से जो सॉइल बनती है उसे हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है ग्रोइंग के लिए। सॉइल्स डिराइव फ्रॉम विंड ब्लोन डिपॉजिट्स कॉल्ड लर्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल। और वो सॉइल्स जो विंड ब्लोन डिपॉजिट्स, यानी कि हवा के साथ बहकर आ जाते हैं सॉइल के पार्टिकल्स, उन सॉइल्स को हम बोलते हैं लूस, जो बहुत फर्टाइल होती हैं। तो ये टाइप होते हैं सॉइल के। हमने कौन कौन से पढ़े इसमें, सैंडी सॉइल होती है, क्लेई सॉइल होती है ना, लोम, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लोस, LOESS, ठीक है, लॉस सॉइल पढ़ी हमने। तो ये टाइप्स होते हैं सॉइल के। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। अब ये जो सॉइल होती है, हमें इसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्यों कंजर्व करना है, ये सब हम इसमें देखते हैं। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग समथिंग फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड सो दैट इट कैन बी यूज बाय फ्यूचर जनरेशंस। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय होने से किसी भी चीज़ को बचाना, ताकि फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को यूज़ कर सके। सॉइल विच हैज़ फॉर्म्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कैन बी इरोडेड अवे इन अ फ्यू ईयर्स इफ इट इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। सॉइल जो जैसे बनने में हज़ारों साल लगते हैं,
वो कुछ ही साल में इरोड हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी अगर उसे हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, कंजर्व नहीं किया। द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बाइंड द सॉइल एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन बाय विंड एंड वाटर। जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के, वो सॉइल को अपने पास बांध कर रखते हैं और विंड एंड वाटर में उसे इरोड होने से बचाते हैं। इरोड यानी विंड एंड वाटर के द्वारा जो वेदरिंग होती है वो होने से प्रोटेक्ट करते हैं। व्हेन वी कट डाउन टू मैनी ट्रीज और अलाउ फार्म एनिमल्स टू ओवरग्रेज द लैंड, वी डिस्ट्रॉय वेजिटेशन। जब हम बहुत सारे पेड़ पौधे काटते हैं या फिर हम फार्म एनिमल्स को अलाउ करते हैं कि उन्हें किसी लैंड पर छोड़ देते हैं तो वो ओवरग्रेज कर लेते हैं, उसे ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। जब हम चराते हैं जानवरों को तो वो ज़्यादा खा लेते हैं, तो हम वेजिटेशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अपनी हरियाली को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। दस वी एक्सपोज द सॉइल टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन। और इसी तरीके से हम सॉइल को एक्सपोज करते हैं कि विंड और वाटर का उस पर काम हो और उससे सॉइल इरोजन का रिस्क बढ़ जाता है। सॉइल कंजर्वेशन हैज़ नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सॉइल कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन गया है टू प्रोटेक्ट फर्टाइल लैंड्स फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग। जो फर्टाइल लैंड्स होते हैं, फर्टाइल लैंड्स में जिसमें ग्रोथ अच्छी होती है, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है हमें? ओवर ग्रेजिंग से। क्योंकि अगर ओवर ग्रेजिंग का हो जाएगी तो वो लैंड जो आपकी फर्टाइल नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू डेवलप ग्रेजिंग लैंड्स ऑन वेस्ट लैंड्स। तो ये एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ये कोशिशें करी जा रही हैं कि जो ग्रेजिंग लैंड्स है ना, तो उन एनिमल्स, फार्म एनिमल्स के लिए ग्रेजिंग लैंड्स जो बनाए जाएं वो वेस्ट लैंड पर बनाए जाएं। वेस्ट लैंड यानी जहाँ पर क्रॉप ग्रो नहीं हो सकती, उस लैंड पर ग्रेजिंग लैंड बनाया जाता है उन फार्म एनिमल्स के लिए, ताकि फर्टाइल लैंड्स की ओवरग्रेजिंग ना हो। एफर्ट्स आर ऑल्सो बीइंग मेड टू स्टॉप द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज। और ये भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि फालतू के पेड़ पौधे ज़्यादा ना काटे जाएं। बट ट्रीज डू नीड टू बी कट डाउन फॉर वेरियस पर्पजेज। लेकिन क्या है ना, इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, तो पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं, पेड़ पौधे काटने पड़ रहे हैं। हमें काटने तो नहीं चाहिए बट काटने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो सैपलिंग्स हैव टू बी प्लांटेड टू रिप्लेस दैम। अब हमें क्या करना चाहिए, जितने पेड़ पौधे आप कट कर रहे हो उन्हें कहीं और प्लांट करो, है ना। उनकी आपने मान लो दो ट्रीज कट किए तो आप कहीं और दो सैपलिंग्स लगा दो, दो छोटे छोटे पौधे लगा दो, जैसे नर्सरी में या फिर किसी भी, जैसे डिवाइडर्स होते हैं ना रोड पर, तो वहाँ पर भी आप लगा सकते हो सैपलिंग्स, पॉट लगा दो, है ना। तो उससे बैलेंस हो जाता है। इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू एनकरेज पीपल टू प्लांट एंड प्रिजर्व ट्रीज। इंडिया में वन महोत्सव हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए कि वो पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधों को बचाएं, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। तो ये सभी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। घर पर भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। द फ्लो ऑफ रेन वाटर ओवर स्लोपिंग ग्राउंड वॉशेज अवे सॉइल। अब जो स्लोपिंग ग्राउंड होता है, यानी कि जो टेढ़ा ग्राउंड होता है, तो थोड़ा सा स्लोप होता है ना जैसे पहाड़ों पर, तो उसमें से रेन वाटर का जो फ्लो होता है वो नीचे की तरफ होगा, स्लोप की तरफ, है ना। तो इससे सॉइल सारी वॉश अवे हो जाती है, सॉइल सारी पानी के साथ चली जाती है। Planting trees on slopes and constructing earthen embankments called bunds across slopes can reduce this type of erosion. Slopes पर ट्रीज प्लांट करना और अर्थन एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना, उन अर्थन एम्बैंकमेंट्स को हम बंड्स बोलते हैं। स्लोप्स के अक्रॉस अगर हम उन्हें बनाएंगे ना बंड्स को, तो उससे इस टाइप का इरोजन नहीं होगा। कौन सा इरोजन? जो स्लोप्स पे से ग्राउंड जो होता है, स्लोपिंग ग्राउंड जो होता है, उससे सॉइल वॉश अवे हो जाती है, तो वो चीज़ कम हो जाएगी। कैसे? हम अगर ट्रीज प्लांट करेंगे ना, तो वो रूट्स, सॉइल रहेगी अच्छी, तो रूट्स को वो जकड़ के रखेगी, सॉइल रूट्स जो है सॉइल को जकड़ कर रखेंगी, बांध कर रखेंगी और इरोजन नहीं करने देंगी। फार्मिंग ऑन टेरेसेस कट इनटू हिल स्लोप्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉइल। अब क्या बोल रहा है? फार्मिंग ऑन टेरेसेस कट इनटू हिल स्लोप्स आल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉइल। अब हम जो फार्मिंग टेरेसेस पर करते हैं उन्हें हिल स्लोप्स में कट कर दिया जाता है, जिससे सॉइल प्रोटेक्ट होती है। टेरेस एक्ट एज ब्रेक्स इन द स्लोप ऑफ द हिल। टेरेस मीन्स होता है कि स्लोप्स, या टेरेस जो होता है, जो टेरेस बनाते हैं ना हिल स्लोप्स पे, टेरेस बना देते हैं ताकि जो
हिल के स्लोप में ब्रेक आ जाए, विच स्लोज डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, जिससे फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द टेरेसेस होल्ड बैक द सॉइल, और टेरेसेस पर जो प्लांट्स की रूट होंगी वो वहीं पर सॉइल उसे जकड़ के रखेगी। अब ये टेरेस क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आया होगा। देखो ये टेरेस फार्मिंग दिखाई हुई है हिल स्लोप्स पर, जिससे सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है। जैसे एक तो आपकी सॉइल मतलब स्लोप पूरा ऐसा हो गया तो इससे तो बहुत ज़्यादा वाटर बहेगा और वाटर भी जाएगा, तो सॉइल जो होगी वो भी वहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर ये टेरेस बना दे हैं, ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये टेरेस बना दिया है, ये ब्रेक ला दिया है इसमें, यहाँ पर ब्रेक ला दिया। ब्रेक लाने से क्या हुआ, ये जो सॉइल है आपकी वहीं पर रहेगी और रेन वाटर का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, हिल स्लोप्स पर करी जाती है ताकि सॉइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया। सॉइल कंजर्वेशन ऑल्सो इंक्लूड्स प्रिजर्विंग द सॉइल्स फर्टिलिटी। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये भी होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी प्रिजर्व करें, ठीक है। अगर सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, उसमें क्रॉप ग्रो ही नहीं होंगी तो फायदा क्या है सॉइल को कंजर्व करने का। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड अडॉप्टिंग गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, ठीक है। सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। नेचुरल फर्टिलाइजर्स में आते हैं जैसे घर के जितने भी वेस्ट होते हैं या घर में जब हम सब्जियां धोते हैं तो उसका पानी इकट्ठा कर लो और क्या बोलते हैं पेड़ पौधों में दे दो। ये सब चीज़ें नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो गए। जितने भी सब्जियों के फलों के छिलके होते हैं ये सब हम उसमें डाल सकते हैं पौधों में। मैन्योर बना सकते हैं हम उसका, नेचुरल मैन्योर बनता है। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमें डालने चाहिए और गुड फार्मिंग एक्टिविटीज़ हर फार्मर को अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इससे क्या होता है सॉइल फर्टाइल रहती है, क्योंकि जितने केमिकल्स हम उसमें डालेंगे वो उतनी ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट आर नाउ एनकरेजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल एनिमीज ऑफ पेस्ट इंस्टीड ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बिकमिंग पॉइजन। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो अब ये एनकरेजमेंट दे रहे हैं सभी लोगों को कि हमें पेस्टिसाइड्स की जगह, जो केमिकल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स ताकि क्रॉप ख़राब ना हो, उनकी जगह हमें पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं ना, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो बड़े उन्हें खा जाते हैं, तो सॉइल को ख़राब होने से ये चीज़ बचाती है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, सॉइल को पॉइजनड होने से प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है सॉइल को, ठीक है, पेस्टिसाइड्स। लेकिन हम पेस्टिसाइड्स की जगह पेस्ट जो होते हैं उनके नेचुरल एनिमीज अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छा होगा, सॉइल फर्टाइल रहेगी। सो वी शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल एंड टेक मीजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन। इसीलिए हमें सॉइल की इंपॉर्टेंस को, सॉइल की जो महत्वता है उसे समझना चाहिए और उसके कंजर्वेशन के लिए हमें मीजर्स लेने चाहिए, कुछ टेक्निक्स अपनानी चाहिए। सॉइल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल ही अगर अच्छी नहीं होगी, फर्टाइल नहीं होगी, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगी तो हमारे पास तक पहुंचेगी नहीं, हमारे पास नहीं पहुंचेगी तो सब आपको पता ही है क्या होगा आगे, है ना। तो इसलिए सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है आज की डेट में, सभी को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। एंड इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल पर 7th क्लास का अदर कंटेंट भी देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड फॉर नोट्स प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। ओके, चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द क्रस्ट इज थिकर अंडर द डैश देन अंडर द डैश। जो क्रस्ट होता है वो थिक होता है। द क्रस्ट इज थिकर अंडर द डैश देन अंडर द डैश। जो क्रस्ट होता है वो, ये फर्स्ट पार्ट में हमने क्रस्ट का टॉपिक पढ़ा था, है ना। तो क्रस्ट जो होता है वो कॉन्टिनेंट्स में ज़्यादा थिक होता है एज कम्पेयर टू ओशियंस, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड डैश रॉक्स एज दे वर द फर्स्ट रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। इग्नियस रॉक्स को हम कौन सी रॉक्स भी बोलते हैं, उनका दूसरा नाम बताया था मैंने, प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, क्योंकि ये पहली रॉक्स थी जो अर्थ पर सबसे पहले बनी थी, इसलिए हम प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं इग्नियस रॉक्स को। डैश इज अ काइंड ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देना है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, जो है आपका बेसाल्ट। एंड डैश इज अ काइंड ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव का है ग्रेनाइट। ओके, कोल इज अ काइंड ऑफ डैश रॉक फॉर्म फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स दैट गॉट बरीड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोल एक किस टाइप की रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, बताया था ना, सेडिमेंट्री रॉक है कोल, जो बनती है प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स से, जो हज़ारों अरबों साल पहले ज़मीन में दब गए थे, उनके रिमेन्स से जो सेडिमेंट्री रॉक बनती है उसे हम कोल बोलते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक डैश इज फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन।
एक मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका नाम है मार्बल, ये लाइमस्टोन से बनता है। डैश इज अ काइंड ऑफ वेदरिंग इन विच रॉक्स पील ऑफ इन लेयर्स, ये एक टाइप की वेदरिंग होती है जिसमें रॉक जो है आपकी लेयर्स में पील ऑफ होती है, जैसे अनियन की लेयर्स हटती हैं ऐसी पील ऑफ होती है, तो इस वेदरिंग को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। ऑर्गेनिक मैटर डिराइव फ्रॉम डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल से आता है सॉइल में उसे हम बोलते हैं ह्यूमस। The complete sequence of horizons, including topsoil, subsoil, weathered rock and bedrock, is called the soil profile. क्या पूरा जो सीक्वेंस होता है हॉरिजन्स का, टॉप सॉइल, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक, बेड रॉक, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। पूरा पढ़ा था हमने, वर्टिकल सीक्वेंस जो होता है उसे हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गए। अब हम करते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला है द एस्थीनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ। एस्थीनोस्फेयर हमने कौन से पार्ट में पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फेयर, तो मेंटल। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का जो इनरमोस्ट पार्ट होता है वो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसियस होता है, सॉफ्ट होता है, तो सॉलिड होता है इनरमोस्ट पार्ट। सैंडस्टोन, क्ले एंड शेल आर मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ रॉक, एक काइंड ऑफ रॉक कौन नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, सैंड, क्ले, आइस, सॉल्ट, तो आइस है ना, ये सभी एक तरह की रॉक ही है, बाकी ये आइस आपकी रॉक नहीं है। मैकेनिकल वेदरिंग डज नॉट इन्वॉल्व, मैकेनिकल वेदरिंग में क्या नहीं आता है, फ्रॉस्ट वेजिंग, सॉल्ट वेजिंग, एक्शन ऑफ एसिड्स, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्शन ऑफ एसिड्स, एक्शन ऑफ एसिड्स आपका केमिकल वेदरिंग में आता है, तो आपका इसमें क्या नहीं आता, मैकेनिकल वेदरिंग में एक्शन ऑफ एसिड्स। हमने फ्रॉस्ट वेजिंग पढ़ा था जिसमें फ्रीज हो जाता है वाटर, सॉल्ट वेजिंग पढ़ा था जिसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और सॉल्ट के पार्टिकल्स बचते हैं, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता ही है इनमें, है ना। विच ऑफ द रिवर्स आर एजेंट्स ऑफ इरोजन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एजेंट्स ऑफ इरोजन, इसमें से कौन सा एजेंट्स हैं इरोजन के, रिवर्स, ग्लेशियर्स, वेंट्स, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन यानी जिनकी वजह से इरोजन होता है। बेड रॉक कंसिस्ट मेनली ऑफ, बेड रॉक में क्या क्या आता है, ह्यूमस, लोइस, वेदर्ड रॉक, अनवेदर्ड रॉक, तो उसमें अनवेदर्ड रॉक आती है बेड रॉक में, है ना, अनवेदर्ड रॉक आती है बेड रॉक में। फिर उसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, वेदर्ड रॉक होती है, अनवेदर्ड से वेदर्ड रॉक बन जाती है, फिर सब सॉइल आती है, फिर टॉप सॉइल होती है, तो बेड रॉक में कौन सी हो गया, अनवेदर्ड रॉक होती है। द सॉइल ऑफ एरिड रीजन्स इज ऑफन फर्टाइल, द रीजन इज दैट, जो एरिड रीजन की सॉइल होती है वो इनफर्टाइल होती है ज़्यादातर, क्यों, it is very dry, it is very thin, it lacks humus as few plants grow in it, or it contains wind blown deposits, तो इसका करेक्ट आंसर है it lacks humus as few plants grow on it। जो एरिड रीजन्स की सॉइल होती है वो ज़्यादातर इनफर्टाइल होती है, यानी कि उस पर प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें ह्यूमस नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, इसमें ह्यूमस की कमी होती है क्योंकि इसमें कुछ ही प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं, इसीलिए एरिड रीजन्स की जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर इनफर्टाइल होती है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, डिफरेंस बिटवीन, ये सभी हम कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सभी स्टूडेंट्स के साथ जो 7th में आने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।